एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम डैम्प्ड ऑसिलेटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में बातचीत की थी। तो पहले हम एक रिव्यू जो हमने कल किया था उसका एक रिव्यू हम देख लेंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डैम्पिंग के बारे में और रेजिस्टिव फोर्सेस किस तरह से होते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके एग्जाम्पल में हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, आरसीएल सर्किट, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का एक एलिमेंट्री डिस्कशन वो यहाँ पर करेंगे। और उससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा जो भी कल हमने किया है उसके बारे में हम एक बार और क्विक रिव्यू जो है उसका हम देख लेते हैं। तो हमने कल सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बातचीत की थी। तो एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम where the restoring force is proportional to negative of the displacement is in simple harmonic motion, and that system is called simple harmonic oscillator. The equation of simple harmonic oscillator can be written in this form as you have seen here, you have seen yesterday also, and you are seeing it here. This is the equation of simple harmonic oscillator. ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। यहाँ पर K जो है ये एक फोर्स कांस्टेंट है और ये इसका सॉल्यूशन हम नीचे ये दिखाया है। और कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बातचीत कर चुके थे। और ये ओमेगा स्क्वायर ये हम K/M को हमने सब्स्टिट्यूट किया था। ओमेगा स्क्वायर के साथ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। काइनेटिक टोटल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, where k is a force constant, and total energy is conserved in simple harmonic oscillations and in oscillators. This is a particular example of a mass attached to the spring, and here total energy is always seen as conserved. In this graph we have again shown the same thing, वही चीज जो है जो हमने अभी तक जो बताया था उसको हम यहाँ ग्राफ में हमने ये सब कल हम स्टडी कर चुके हैं। Now we come to damped harmonic oscillator. Actually in real situation any oscillating body it loses its energy. अगर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को देखते तो उसमें लगातार ऐसे कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन करते रहने चाहिए, लेकिन रियल सिचुएशंस हैं उसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है धीरे धीरे करके कुछ लॉस होता है और ऑसिलेशन जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाते हैं। ये जो लॉस है एनर्जी का, ये लॉस जो मेन रीजन इस लॉस का है वो जो रेजिस्टिव फोर्सेस मीडियम में है। जैसे आप एक सिंपल पेंडुलम है, कोई बॉब अटैच्ड टू एनी स्ट्रिंग, when goes on oscillating, you see that after some time oscillations die off. धीरे धीरे करके ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं और बॉब जो है फिर वो ऑसिलेशन करना बंद कर देता है। या आप कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम को भी अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी आप नहीं दे रहे हैं कहीं से और उसको
स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन और थोड़ी देर के बाद वो ऑसिलेशन जो है बंद हो जाते हैं। तो ये जो बंद होता है, जो मीडियम है, जैसे एयर है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, इट प्रोड्यूसेस दैट मीडियम सम रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से जो है ये ऑसिलेशंस खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले एम्पलीट्यूड इतना था कि थोड़ी देर के बाद फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके कम होते 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 थोड़े टाइम के बाद ऑसिलेशंस बंद हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विदाउट डैम्पिंग, एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट, बट इन दिस सिचुएशन दिस इज नॉट कांस्टेंट. Amplitude decays with time, and in most situations this amplitude decays in time exponentially. ये हम आगे अभी हम इसको आगे डिटेल्स में देखेंगे। और उससे पहले हम जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं इनका नेचर किस तरह का है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से एक बात जरूर आए कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वे जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हैं। यही चीज जो है हमने यहां पर बताई है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर. इन मोस्ट केसेस द फ्रिक्शनल फोर्स can be written as this B is some constant and this is velocity. Velocity is derivative of position x with time. So this is frictional force. It can be written as in this form. And B is called coefficient of damping. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने पहले जो यहां पर है फोर्स है माइनस बी वी अगेंस्ट द मोशन, वी इज वेलोसिटी, और यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये इसको हमें डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम यहां पर इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, and A is acceleration here, and acceleration is again derivative of velocity with respect to time. So this equation of frictional force becomes in this way: mass time acceleration, acceleration is derivative of velocity, this is equal to minus bv, where b is coefficient of damping. Again this B and D, this equation can be, it is divided by m, m से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया है। और ये जो रिलेशन यहाँ पे आया है B अपॉन m, तो अगर हम डायमेंशंस देखें तो एक बात हमें पता लगे कि m अपॉन b क्वांटिटी है, m अपॉन b, दिस क्वांटिटी हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम। Therefore, for this constant B upon m, we can substitute this constant B upon m by another constant. Actually, हमने ये कहा है कि m upon b डायमेंशन ऑफ टाइम, इसके जो डायमेंशन है वही डायमेंशन है जो डायमेंशन टाइम के हैं। तो इसलिए B upon m will be 1 upon tau. इसको हमने another constant tau के फॉर्म में लिख दिया है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जब हम इक्वेशन अभी सॉल्व कर रहे हैं, देन वी विल डिफाइन इट व्हाट रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली मींस, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस कांस्टेंट रिलैक्सेशन टाइम। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस सिंपल फॉर्म: dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टाउ इंटू टाउ t. वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म: log of v will be equal to e to the power minus t upon tau plus constant minus 1 upon t. This is 1 upon t plus constant. अब ये constant जो है minus 1 upon tau ये आ गया था, ये भी e to the power minus 1 upon tau plus minus t है ऊपर plus constant. तो एवरेज constant we can write initial conditions at t is equal to 0, v is equal to 0, then constant will be equal to log v0,
and we can write this equation in this form. V is equal to V0 e to the power minus t upon minus 1 upon tau into t. तो इस इक्वेशन में हम ये देखेंगे अगर t को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं टाउ के साथ, तो v की जो वैल्यू आएगी v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन e टाइम्स v0. दैट इज t इज इक्वल टू दैट टाइम एट विच when t becomes tau, relaxation time, then this v becomes 1 upon e times v0. 1 upon e जो वैल्यू है ये है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.37 times. 0.37 1 upon e is यूनिवर्सल कांस्टेंट और e की वैल्यू जो होती है वो 2.718. तो 1 upon v comes अप्रोक्सीमेटली 0.37. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स 37% ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी. नाउ इसके साथ अब हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब इक्वेशन को हम लिखेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं. जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन थी वो थी ये, दिस पोर्शन m सेकंड डेरिवेटिव of x with respect to time is equal to minus kx. अब रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही, उसके साथ साथ डैम्पिंग फोर्स और इसमें ऐड हो गया राइट हैंड साइड में इक्वेशन में. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. किस तरह से आ जाती है? m d2x अपॉन dt2 प्लस b dx अपॉन dt प्लस kx इज इक्वल टू 0. ये सब जो राइट हैंड साइड में इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया एंड डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन विद m we come to दिस इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन है यहां पर हमने पहले भी जो है हमने रखा था कांस्टेंट अपॉन m. ये जो k अपॉन m था इसको हम ओमेगा 0 स्क्वायर रखते हैं तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0. So k upon m is equal to omega 0 square, where omega 0 is natural angular frequency, and b upon m is 1 upon tau, where tau is relaxation time, and then the differential equation of a damped harmonic oscillator becomes second derivative of x with respect to time plus 1 upon tau into derivative of x with respect to time प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कई जगह इस फॉर्म में आएगी. आगे भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हम इस इक्वेशन को बार बार देखते हैं. वी विल एनकाउंटर दिस इक्वेशन अगेन एंड अगेन in very situations. एक्चुअली जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें इन इक्वेशंस के बारे में इतनी जानकारी हो जानी चाहिए कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन वी मस्ट हैव सम इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह का होगा ये हमें मालूम होना चाहिए. तो मैथमेटिक्स में आप लोग अलग से ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इनको पूरा स्टडी करेंगे. तो यहां पर इस इक्वेशन को हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह की इक्वेशन का होमोजेनियस इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन. इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन नॉर्मली उसको हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख सकते हैं. और एक सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम, इस फॉर्म में. लेकिन हम यहां पर हम सीधे सीधे सिंप्लिसिटी के लिए जो है इसको हम जो 1 अपॉन टाउ है इस 1 अपॉन टाउ को हम 2k लिख देते हैं. तो 1 अपॉन टाउ को अगर हम 2k, ये k कैपिटल K ये अलग है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये अनदर कांस्टेंट है. इसको हम डैम्पिंग कांस्टेंट कह रहे हैं
B was coefficient of damping, capital K is constant of damping, and this capital K is different from spring constant or force constant in earlier equations. ये जो ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, इस ऑपरेटर को हम डिनोट कर सकते हैं डी से, कैपिटल डी। तो इस ऑपरेटर को जब हम इससे जो डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इस ऑपरेटर का डी स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव डी। तो इक्वेशन हमारी एक एक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 2k डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। When we solve this equation for D, we get two values. First one is minus k plus square root of k square minus omega naught square, and another solution is D is equal to minus k minus square root of k square minus omega naught square. तो complete solution जो है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है, x is equal to a1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस के प्लस जो फर्स्ट वैल्यू थी इसकी, माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू तो फर्स्ट कांस्टेंट a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू t। तो ये t जो दो टर्म्स में आ गया, तो ये यहां पर वी राइट इट हियर एज e एक्सपोनेंशियल माइनस के टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस सेकेंड कांस्टेंट इनटू सेकेंड वैल्यू ऑफ डी, सेकेंड वैल्यू इज माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। So the second value is substituted here with second constant of integration. So these two constants A1 and A2 can be evaluated with knowledge of initial conditions. Initial conditions क्या है, ये हम मान लेते हैं कि जो initially, and this is very important, that initially displacement is maximum. It means आपने ऑसिलेटर को किसी मैक्सिमम पोजीशन पर, कहीं पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन पर आपने इसको रखा और उसके बाद आपने इसको छोड़ा। तो t is equal to 0, x is a0 is the maximum value of displacement, and initially it was at rest, so velocity जो टाइम डेरिवेटिव है x का, that is 0। तो ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं, इन इनिशियल कंडीशंस के साथ हम A1 और A2 को इवेल्युएट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम कि यहां पर t इज इक्वल टू 0, यहां पर 0 रख दिया आपने, यहां 0 है तो ये पूरा का पूरा 1 आ गया। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू x की जगह आप रखेंगे जो सब्स्टिट्यूटेड बाई A0, नंबर 1। एक इक्वेशन जो आपकी आएगी A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और जो दूसरी इक्वेशन आएगी इसको जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx अपॉन dt, तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो A1 ये पूरा का पूरा आ जाता है, तो माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये अपार्ट फ्रॉम t A1 प्लस A2 माइनस के माइनस दिस पोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। बाकी सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, t के साथ t इज इक्वल टू 0, dx अपॉन dt 0। तो वो इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन आती है आपकी, और उसके आपको जब सॉल्व करेंगे तो ये दो वैल्यूज आपकी A1 और A2 की मिल जाती है कि A1 A0 अपॉन 0 1 प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड A2 इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2, A0 बाय 2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो विद दिस सब्स्टिट्यूशंस जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आपका, कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, x इज इक्वल टू हाफ A0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस KT, ये बाद में से हमने KT कॉमन ले लिया है,
a0 e की पावर माइनस kt 1 प्लस k अपॉन ये पूरा जो a1 का वैल्यू है और इतना वाला हिस्सा a2 का है, और kt जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये प्लस 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 है और यहाँ पर माइनस है। ये दो टर्म है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म a0 e माइनस kt इंटू दिस इज वैल्यू ऑफ a1 की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आ गई, और ये और सेकंड टर्म जो इसके साथ जो a0 e की पावर माइनस kt था वो यहाँ पर आ गया बाहर, हाफ a0 e की पावर माइनस kt यहाँ से भी बाहर आ गया ब्रैकेट के, और ये कंप्लीट जो सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में इस इक्वेशन का देखते हैं। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के तीन सिचुएशंस हो सकती है। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियल k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर डैम्पिंग नहीं होती तो, और ये जो था हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट अपॉन m, नॉट डैम्पिंग कांस्टेंट बट फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये कैपिटल K जो है ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। इन दोनों का रिलेशन क्या है इस पर ये डिपेंड करता है। और यहां पर हमने ये भी कहा है कि जो डैम्पिंग कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम, जो इनके बीच का जो रिलेशन है, जो कि हमने जो 1 टाउ था इसको हमने 2 के सब्स्टिट्यूट किया है, तो K का मतलब हुआ कि K इज इक्वल टू 1/2 टाउ। तो तीन पोजीशन आती हैं कि नंबर 1 व्हेन K इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट 0, सेकंड पोजीशन इज व्हेन K इक्वल टू ओमेगा नॉट, एंड थर्ड इज व्हेन K इज लेसर देन ओमेगा नॉट। अब यहां पर देखिए जो सेकंड पोजीशन है, पहले हम सेकंड की बात करें कि व्हेन K इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, K इज इक्वल टू ओमेगा नॉट में ये 1 प्लस K अपॉन K स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो फिर K इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, डिनोमिनेटर विल बिकम्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी ये दोनों डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो एम्पलीट्यूड है इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी हैव evaluated those constants a1 and a2। एक्चुअली अगर हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन देखें a1 है, तो तीन केस यहां पर है, K इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, K इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, एंड K इज लेसर देन ओमेगा नॉट। फर्स्ट एंड लास्ट केस व्हेन K इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, वहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ये सॉल्यूशन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, और K लेसर देन ओमेगा नॉट वहां भी नहीं होता। लेकिन K इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो यहां से हमको मालूम नहीं होगा सॉल्यूशन कैसा है, क्योंकि यहां पर खाली ये टर्म ही तो हुआ, ये टर्म 0 हो गया। तो ऐसा लग सकता है कि a1 e की पावर माइनस kt प्लस a2 e टू की पावर माइनस kt। बट व्हेन वी evaluate these two constants a1 and a2 completely, then we find that at K is equal to omega naught, a1 becomes infinite, a2 becomes infinite, and solution breaks down. That is the reason why we have evaluated these two constants a1 and a2 completely. Now we come to particular solutions. सबसे पहला सॉल्यूशन जो है, जो पहली सिचुएशन है कि K और 1/टाउ इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो ओमेगा नॉट से ज्यादा है। उस केस में ये जो फंक्शन है ये रियल है, K स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, K स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो रियल फंक्शन होने की वजह से जो टोटल सॉल्यूशन हमारा है, वो टोटल सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से होगा कि एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, और ये माइनस फंक्शन होगा। यहां भी माइनस है बाहर से टाइम के साथ, तो एक्सपोनेंशियल माइनस फंक्शन जहां पर भी है
तो वो टाइम के साथ साथ डिके हो जाएगा और सॉल्यूशन जो है कुछ टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम जीरो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस फंक्शन डिकेज एक्सपोनेंशियली. a0 की पावर माइनस के टी, ये टर्म भी है और अंदर के टर्म भी है, लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं, थोड़ा सा रुक करके ये डिके हो जाता है. सेकेंड पोजीशन, when k becomes equal ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है, उस पोजीशन में हमने देखा कि सॉल्यूशन ब्रेकडाउन हो रहा है. अब हम सॉल्यूशन के बारे में क्या करेंगे? इट इज नॉट अ फिजिकल सिचुएशन, दिस कैन नॉट बी इनफाइनाइट, एक्स कैन नेवर बी इनफाइनाइट. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो वी कंसिडर द सिचुएशन व्हेन k is not exactly equal to omega naught, but it is somewhere very very near to it. और ये कहते हैं बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी x, k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो लगभग उसी के पास, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, बस होने वाला है, इस समय वो होने वाला है जिसके सॉल्यूशन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है. हम उसका नेचर किस तरह का, वो नेचर हम देखते हैं. So with this substitution, the equation becomes x is equal to a1 exponential minus k plus ht plus a2 e minus k minus ht. Exponential function, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है इन दिस फॉर्म, और h is very small, then we can neglect higher order terms, ht to the power 2, ht power 3. ये हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो हमारे पास जो टर्म रह जाते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म को कंसीडर करते हैं कि e की पावर माइनस के टी, a1 1 प्लस एच टी प्लस a2 1 माइनस एच टी. ये हमारा फर्दर एप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आया, और यहाँ पर a1 प्लस a2 को हमने एक साथ कर दिया है. तो ये हम a1 माइनस a2 h, ये भी कांस्टेंट है, इनको हम दूसरे कांस्टेंट से a1 प्लस a2 को जो है हम m से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये जो कांस्टेंट है इनको हमने n से सब्स्टिट्यूट किया, एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन दिस फॉर्म, x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt एंड अनदर टर्म इज m प्लस nt. m और n तो कांस्टेंट्स ऑफ, these constants can be evaluated by knowledge of initial conditions, and again initial conditions are same. There at initial time t equal to 0, x a0 and velocity, that is dx, derivative of x with respect to time 0. So this gives us the value of m is equal to a naught and n is equal to k a naught, and with these substitutions we get फाइनल सॉल्यूशन दिस फॉर्म. ये हमारा आ गया, फाइनल सॉल्यूशन आया, और इस फॉर्म में जो है ये सेकंड टर्म जो बहुत तेजी के साथ, ये फर्स्ट टर्म बहुत तेजी से डिके होता है, और सेकंड टर्म क्योंकि 1 प्लस के टी है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन रिटर्न बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, बहुत तेजी से आता है. पहले थोड़ा बढ़ता है और फिर कम हो जाता. ये हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग का केस. नाउ वी कम टू द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग वेयर k is lesser than omega naught. Then naturally this quantity k square minus omega naught square will be imaginary. Then we can write down it two positions. K square minus omega naught square is equal to iota omega, and solution becomes a1 e to the power minus k plus iota omega t plus a2 e minus k minus iota omega t
e टू द पावर माइनस kt हम बाहर ले लेते हैं, ये t है, ये t है, ये e टू द पावर माइनस kt कॉमन इन दोस टू टर्म्स, देन वी गेट a1, दिस टर्म इज e टू द पावर iota omega t exponential function. We convert this function into cosine and sine function, cos omega t plus iota sin omega t, and another similarly a2 cos omega t minus iota sin omega t. Rearranging these two terms, we get the equation in this form: x is equal to e minus kt. These two terms can be written in form of another constant, constant a and constant b. So we get this equation in this form: x e to the power minus kt a cos omega t plus b sin omega t. Now these two constants a and b, a is a constant and b is a constant, we can simply put as a0 sin phi and b a0 cos phi. With these substitutions we can write down a0 sin phi cos omega t plus a0 cos phi sin omega t, and this solution can be written as a0 comes out to be, this is common in those two terms, a0 e to the power minus kt sin omega t plus phi. ये इक्वेशन हमें मिल जाता। अब यहां पर थोड़ा सा हम सोचेंगे इस पर। शुरू में देखने में आपको लग सकता है कि एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है कि हमने a0 को a और b को अगर हमने a0 sin phi और इसको a0 cos phi की फॉर्म में रख दिया है तो हम जो इसको इस तरह से कि हमने ओमेगा t प्लस phi कर दिया, तो ये क्या कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है? देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज a0, ये क्लियर है। तो यहां पर ये जो टर्म है कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है a0 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो इसलिए अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये a0 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसलिए हम इसको a और b they are related with two constant, a0 is constant and this constant is determined by initial condition. At time t is equal to 0, x was a0 and phi is another constant. तो इस a को और b को हमने जो है दो अलग अलग कांस्टेंट a0 और phi से इस फॉर्म में रख दिया। सिर्फ इतना मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हमने जरूर किया कि हम इसको a0 को हम a0 cos phi और यहाँ पर a0 sin phi लिख सकते थे, तो a और b कैन बी इंटरचेंज। तो हमने यहाँ cos ओमेगा t था तो इसके साथ हमने sin फंक्शन रख दिया है और यहाँ पर sin ओमेगा t, therefore we have substituted cos. So we get this equation in this form: x is equal to a0 e to the power minus kt sin omega t plus phi. अब फिर कल हमने बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन इन which can be expressed in terms of sine function and cosine function. This is a sine function. It means this is also some sort of harmonic motion. But here amplitude is not a constant. This amplitude depends on time a0 multiplied by e to the power minus kt. That is, with time this amplitude decays exponentially. And here frequency is omega, angular frequency is omega, then frequency will be omega upon 2 pi, and naturally because this is lesser than natural frequency omega नॉट, क्योंकि हमने क्या कहा था k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आयोटा ओमेगा, तो ओमेगा जो है यहाँ पर
ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस नॉट स्क्वायर, के स्क्वायर को हमने जो है ओमेगा रखा हुआ, जो सब्स्टिट्यूशन हमने शुरुआत में किया था। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन इज लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर। एंड सेकेंड फीचर इज एम्पलीट्यूड डिकेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। ये हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड ये टाइम के साथ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो इनवेलप बहुत सारे कर्व इसके जा रहे हैं। इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो जो तीन केस थे यहां पर, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये जो सी कर्व है, सी पहला वाला कर्व सी, ये कर्व ओवर डैम्पिंग को बता रहा है। क्रिटिकल डैम्पिंग जो है ये बी कर्व है, यहाँ पहले थोड़ा सा जरा सा ऊपर को आता है, फिर डिके होना शुरू होता है। और जो अंडर डैम्पिंग है ये ए है। तो एक बात बहुत क्लियर है यहां पर इस कर्व के साथ कि मोशन comes to rest in shortest time when this is critically damped। इस पोजीशन में जो है एकदम से रेस्ट पर आ जाता है। ये बात ओवर डैम्पिंग में भी रुकता है लेकिन एकदम से नहीं आता, थोड़ा टाइम लगाता है। इस पर जो है एकदम से रुक जाता है। और अंडर डैम्पिंग जो है उसमें तो ऑसिलेशन करता ही रहता है। ये तीनों चीजें जो है हमने ऑसिलेशन की, इसका जो रिलेशन है डैम्पिंग के साथ, जब डैम्पिंग अगर लाइट है, डैम्पिंग ज्यादा है, जो कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग था बी वो कैसा है, वो जब बहुत स्मॉल है तो ये देर तक ऑसिलेशन होंगे, ये हैवी होगा तो ऑसिलेशन जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें देर तक रहता है लाइट डैम्पिंग। और ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, इसमें तो एकदम से वो रुक ही जाता है। तीनों सिचुएशन जो है हमारी। अब ऐसा कई बार हमें लगता है कि डैम्पिंग इज अनवांटेड, इट इज अ ड्रॉबैक, बट इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड सर्टेन केसेस पर्टिकुलरली क्रिटिकल डैम्पिंग, आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, गैल्वेनोमीटर देखते हैं कि पॉइंटर जो है जो एकदम से जो है वहां पर रुक जाए। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग नहीं होता तो वो हम इस तरह से उनको डिजाइन करते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो डैम्पिंग कांस्टेंट वहां पर हो। इंस्ट्रूमेंट एकदम से आया और जिस पॉइंट पर उसको दिखाना है, डिफ्लेक्शन दिखाना है, वहीं पर रुक जाता है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग जो है, जब दोनों चीजें डैम्पिंग कांस्टेंट और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, लगभग मैच कर रही होती है, उस समय वो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है। यही चीज जो है हमारे जो कार के शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं उन पर भी हम इसका यूज करते हैं। और जो अर्थक्वेक के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, अर्थक्वेक के लिए जो रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जो उसमें ज्यादा नुकसान न हो, वे सब इन चीजों को ध्यान में रख करके बनती। Now we come to energy of a damped oscillator. Again, energy is proportional to square of amplitude. Amplitude we have seen is A naught e to the power minus kt. So square of amplitude is here. Yes, here is some constant of proportionality, and we can write this in this form. E is equal to E0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए माइनस टर्म। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इनके साथ, किसी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, वो है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो है उसको डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। और ये जो है ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इनटू रिलैक्सेशन टाइम, इसके बराबर क्वालिटी फैक्टर होता है।
और लो डैम्पिंग के केस में जब डैम्पिंग बहुत लो होती है तो ये ओमेगा जो है ये ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अप्रोक्सीमेट वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट tau. Now, as an example of damped harmonic oscillator, we can take LCR circuit. It is an excellent example of damped harmonic oscillator. An LCR circuit is electric circuit consisting of a inductance, capacitor and resistor, and they are connected in series. When with this source, this capacitor is fully charged, and then we discharge this capacitor through resistance. So at this particular situation, suppose charge on capacitor is Q and current flowing in the circuit is I, and the voltage about resistor will be Ri, voltage across inductance L di upon dt, and well voltage upon capacitor Q upon C. Then applying Kirchhoff's law, we can find it in this form. Ri plus Q upon C is equal to minus L di upon dt. Another, this is the complete equation, but I is dq upon dt. I is dq upon dt, not dt is q upon dt. I is dq upon dt, and then this equation becomes L second derivative plus R dq upon dt. This I is dq upon dt, first derivative. It is not second derivative. Please note it here. So we can write down the equation in this form. Second derivative R upon S dq upon dt plus q upon LC. ये LCR सर्किट की इक्वेशन हो गई. इस इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं, देन वी कैन फाइंड इन दिस फॉर्म. सेम इक्वेशन है, एक्सेप्ट Q की जगह X है, यहाँ पर X है, यहाँ Q है, यहाँ R अपॉन L की जगह 1 अपॉन T है और Q अपॉन LC. LCR सर्किट की इक्वेशन जो हमारी इस फॉर्म में आ रही है, और ये इसका सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन एक बार और हम देख लेते हैं. ये सॉल्यूशन है इसका.